नमस्कार दोस्तों, एमएसडी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसे आप लोग तमाम मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे, उत्तराखंड सरकार किसी न किसी दिन तमाम सारी वैकेंसियां निकाल रही है। जैसे आपने कल ही देखा होगा, लोअर पीसीएस की वैकेंसी या उसका नोटिफिकेशन आया है। उसी प्रकार से कुछ दिन पहले कनिक सहायक के तमाम सारी भर्तियां पुलिस की, और अभी रिसेंटली वन दरोगा की पोस्ट आने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग चाह रहे हैं कि आपके प्रिपरेशन बेहतर हो, समयबद्ध से हो, आपका सिलेबस, आपका कोर्स समयबद्ध से कंप्लीट हो जाए, जिससे आप लोगों को एमएसडी एकेडमी से भरपूर लाभ मिले। तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे, वन दरोगा की हम लोग प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, और इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको फुल सॉल्यूशन के साथ जो है यहां पर एक्सप्लेन किया जाए, और हम आपको जो भी की पॉइंट बताएंगे दोस्तों, आप लोग जो है जब भी आप बैठोगे पढ़ने के लिए तो अपने हाथ में नोटबुक जरूर रखें, पेन जरूर रखें, और उसको जो है नोट करते जाएं। तो जैसे मेरे पीछे आप देख नहीं पा रहे हैं स्क्रीन पर, वन दरोगा के लिए हम स्पेशल बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास मिलेगी। तो आज मैं आपके सामने जो है फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू लेकर के आया हूं, तो उनका सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा कि उनका पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मिले। तो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। सभी को मालूम है कि भैया किसी भी एटम के पास थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन को रीड करके जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें आप जो है टिक करें। तो जरा देखें, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 1.60217662 into 10⁻⁻19 कूलम इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कूलम्स लॉ इज गिवन बाय द फॉर्मूला। कि जो कूलम्स लॉ है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। Suppose that a positive charge Q1 put on point A and Q2 is point B. Those charges are same property, same nature. Q1 is positive, Q2 is positive. According to Coulomb's law, the force between in same nature charge is attraction or repulsion. It means the force of a repulsion F between them, and the distance between two charges is r meter. According to Coulomb's law, the attraction and repulsion force is directly proportional to magnitude of two charges. It means Q1 and Q2, and the attraction and repulsion force is inversely proportional to 1 upon r square. It means distance square. This is equation first and this is equation second. Comparing the equation
फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड आर इक्वल, इट मीन्स F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. This is a proportionality sign, a constant F equal to small k Q1 Q2 upon R square. Here small k is a proportional to constant. Now small k equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Put this value in this equation, F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This equation is known as Coulomb's law. Yeah, this formula is known as Coulomb's law. It means option C is correct answer. Next question is what is the unit of electric flux? So option A volt per meter, option B Newton per meter, option C volt into meter, option D Newton per coulomb. So dear friends, you have a different option to choose correct answer. So it means electric flux. Electric flux, it is denoted by phi E. Electric flux equal to electric field into area. Electric field is a vector quantity and एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जब दो वेक्टर क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उनसे जो प्रोडक्ट मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिक यूनिट इज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. एक फॉर्मूला तो ये हुआ. तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मिल जाएगी न्यूटन पर कूलम. बट आपको ऑप्शन में कहीं भी न्यूटन पर कूलम नहीं दिख रहा है, तो आप सेकंड फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर सकते हो, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. इट मींस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले यूनिट निकाल दीजिए. जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां से यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर. अब आप यहां पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई यहां पे वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर. अब आप यहां देख लेंगे मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया वोल्ट मीटर. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट हुई, अब आप चूज कर लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. तो जैसे मैंने आपको यहां पे फुल सॉल्यूशन बताया है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऑप्शन में आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो जो है न्यूटन पर कूलम होती है. बट यदि आपने 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में, तो उसमें आपने देखा होगा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें हम इसको प्रूव करते हैं. तो E इक्वल टू V अपॉन एक्स. एक्स क्या है? डिस्टेंस, और V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यहां से आप यूनिट निकाल दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए और आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नॉन एज द. क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको आप किस नाम से जानते हो. तो डियर स्टूडेंट, आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन.
जिसको कूलम्ब्स कहा जाता है बाद में। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए चार्ज फोर्स, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रॉन फोर्स, नन ऑफ द ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। तो आप देख रहे होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसमें से, आप आंसर देने का प्रयास करें। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इट मींस कूलम्ब फोर्स। राइट आंसर इज कूलम्ब फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ, आपने जो है 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स पढ़े होगी, तो उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें पार्ट ए में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसी क्वांटिटी है? ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द ऑप्शन। तो प्लीज आप सही आंसर या सही ऑप्शन चूज करने का प्रयास करें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इन कूलम्ब्स लॉ एप्सिलॉन इज नॉन एज। तो दोस्तों आपने 12th स्टैंडर्ड में देखा होगा, जैसे हम लोग कुछ साइंस पढ़ के आते हैं, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। इट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और इसकी डायमेंशन क्या है। खासकर 12th में बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो प्लीज करेक्ट ऑप्शन चूज करने का प्रयास करें। ऑप्शन ए इज रिलेटिव परमिटिविटी, ऑप्शन बी द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका तो मैंने आंसर ही बता दिया आपके सामने, एंड ऑप्शन सी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द ऑप्शन। तो प्लीज करेक्ट आंसर आप चूज करने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए इसका जो सही आंसर है जिसकी मैं बात कर रहा था, एप्सिलॉन, जिसके यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इट मींस एब्सोल्यूट परमिटिविटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डाइवर्स फ्रॉम। आपने दो वर्ड सुने होंगे, डाइवर्स और कन्वर्ट। तो यहां एक कह रहा आपसे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डाइवर्स फ्रॉम ऑप्शन ए पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी नेगेटिव चार्ज एंड ऑप्शन सी डाइपोल एंड ऑप्शन डी जीरो पोटेंशियल पॉइंट। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डाइवर्स फ्रॉम, मतलब यह क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डाइवर्स कौन करता है और कन्वर्स कौन करता है। तो आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पे हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो प्लीज आप सही ऑप्शन चूज करें। मैंने आपके सामने थोड़ा डायग्राम की हेल्प से आपको बताना चाहा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो उसके ऑरिजिन पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक जो लाइन होती है वो इन्फिनिटी से उसके ऑरिजिन पॉइंट तक आती हैं। आपने डायग्राम देखा होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं है,
तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वैसे इस प्रकार से किसी भी पॉजिटिव चार्ज से उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। और आपने बेसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर ओपन कर्व। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो ओपन कर्व्स बनाती हैं। इट मींस और वो पॉजिटिव चार्ज से चल करके नेगेटिव चार्ज के पास पहुंचती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि किसी का कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम उसका कोशिश करेंगे फुल सॉल्यूशन देने के लिए, आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर 8। न्यूट्रल पार्टिकल कंटेन्स, अब जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है वो कंटेन करते। ऑप्शन ए इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द ऑप्शन। तो प्लीज सही ऑप्शन आप इसमें से चूज करें। तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। न्यूट्रल पार्टिकल कंटेंस, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए कोई भी एटम्स हो, हमेशा जो एटम होता है वो न्यूट्रल कब होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कोई भी परमाणु उदासीन कब होता है। कोई परमाणु उदासीन कब होता है, जब उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके पास क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। इट मींस जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं यहां पे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टू प्लेट्स आर opposite charged uniformly and kept parallel to each other at a certain distance. What will be the nature of electric field lines in between them? आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि टू प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज यूनिफॉर्मली। ये कह रहा है कि दो प्लेट्स हैं आपके पास जो अपोजिट चार्ज की नेचर की हैं। तो सपोज दैट आपने एक प्लेट ए बनाई, प्लेट ए, इसको आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए एंड विड्रॉ ऑफ प्लेट बी इज नेगेटिव चार्ज, इट मीन प्लेट बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही कह रहा है कि टू प्लेट्स आर अपोजिट चार्ज यूनिफॉर्मली एंड कीप्ड पैरेलल टू ईच अदर, कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों का एरिया सेम है और इनके बीच की डिस्टेंस आप ले सकते हो r टू r, कुछ भी ले सकते हो। तो कह रहा है कि जो फील्ड लाइंस होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उनके बीच में कैसे होंगे, सर्कुलर। ऑप्शन बी पैरेलल टू ईच अदर थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, सी नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन डी पैरेलल एंड यूनिफॉर्म इन सेंट्रल पार्ट बट फ्रिंज आउट एट द एक्सट्रीम एंड्स। तो आप इसमें सही ऑप्शन चूज करें कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहां देखिए प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर मोशन करती हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाई, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं,
नेगेटिव चार्ज की ओर। तो इनके बीच में जब इन पे दोनों पे एरिया इनका सेम है ना, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन प्लेटों के बीच में वो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म इन सेंट्रल पार्ट बट फ्रिंज आउट एट द एक्सट्रीम एंड्स। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो ऑर्डिनरी पॉइंट से जाकर कहती हैं सेकेंडरी पॉइंट पर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने पर क्या होती हैं, इंड हो जाती हैं। तो अब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, to separate charge q and 10q are placed inside two different spheres, in which case the electric flux will be greater। दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, आप ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन ए, फ्लक्स विल बी सेम इन द बोथ द केस। ऑप्शन बी, फर्स्ट स्फीयर। ऑप्शन सी, सेकेंड स्फीयर। ऑप्शन डी, नो फ्लक्स इन एनी ऑफ द स्फीयर्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि टू सेपरेट चार्ज q एंड 10q आर प्लेस्ड इनसाइड टू डिफरेंट स्फीयर। ये क्या कह रहा है कि यू हैव अ टू डिफरेंट स्फीयर एंड द चार्ज इन q एंड 10। इट मींस आपके पास एक स्फीयर ये है जिसके अंदर q कूलम का चार्ज रखा हुआ है और एक दूसरा स्फीयर है जिसके अंदर 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो आपसे पूछना चाह रहे, बताइए किससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा। तो आप आंसर प्लीज दे सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि ये सपोज दैट आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, यू हैव अ सम इलेक्ट्रिक लाइंस इन क्लोज सरफेस। ये कोई क्लोज सरफेस है और जिसका एरिया ए है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस आर पास थ्रू इन एनी क्लोज सरफेस। द मेजरमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi e। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसे बोलते हैं। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर पास होने वाली जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए किसके अंदर ज्यादा फ्लक्स पास होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। क्या समझ में आ रहा है? यहां पे देखिए 1/ε0 कांस्टेंट ले लीजिए तो क्या हो रहा है, Q phi प्रोपोर्शनल टू Q। तो जिस स्फीयर के अंदर ज्यादा चार्ज होगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है कि उसी स्फीयर के अंदर क्या होगा, उतना ही अधिक फ्लक्स पास होगा। तो आप इजीली ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो आप देख पा रहेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इट मींस सेकंड स्फीयर। तो सेकंड स्फीयर के अंदर जो है 10 कूलम का चार्ज है, तो डेफिनेटली बात है कि इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा फ्लक्स पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Electric flux will be maximum if the angle between the field lines and area vector is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है। यहां से पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, 45 डिग्री पे, 135 डिग्री पे, 90 डिग्री पे या 0 डिग्री पे। तो प्लीज चूज द करेक्ट आंसर and choose the correct option. Now electric flux phi equal to
E इंटू डी ए। आप यहां पे डी फाई यूज कर सकते हो क्योंकि मैंने यहां पे एरिया वेक्टर डी ए लिया है। यदि आप फाई यूज कर रहे हो, और ध्यान रहे जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हो तो प्लीज मेंशन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब पूछ रहे हैं, अब यहां देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप कैसे इसको ओपन करोगे? E इंटू डी ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ए इंटू डी ए कॉस थीटा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब एंगल 45 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा। तो प्लीज गिव मी आंसर। तो अकॉर्डिंग टू मी व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन एंगल इज 0 डिग्री। नाउ डी फाई E इक्वल टू E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। डी फाई E इक्वल टू E इंटू डी ए कॉस 0 इज 1। इट मीन्स मैक्सिमम फ्लक्स कब पास होगा? जब एंगल कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। क्योंकि जब यहां पे थीटा 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। लेकिन हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन पूछ रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन गिवन है। जो करेक्ट आंसर होगा प्लीज आप उसको चूज करिए। तो ऑप्शन ए एम एल क्यू टी पर -3 ए की पावर -1। आपको यहां पर कई लोगों को लग रहा होगा यार ऑप्शन कुछ मिस्टेक से लग रहे हैं। वो मिस्टेक्स नहीं है, वो जानबूझ के ऑप्शन को इसी प्रकार से रखा गया है। या आपको आई आई दिख रहा होगा, आई मीन करंट। तो प्लीज देखें जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। या आप डायरेक्टली यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो आप यहां से भाई हमको डायमेंशन चाहिए, तो या तो आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन है क्या। और जिसको डायरेक्ट आपको याद नहीं था तो आपको निकालना आना चाहिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप दोबारा कभी बोल नहीं पाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt की पावर -2 एंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज 18। यहां पे की पावर 1 लिख दीजिए, t की पावर 1, इसका ऊपर ले जाओगे 80 टेकिंग टू डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर, ml t की पावर -2। यहां देखिए t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो t की पावर 3 आप करेंगे। a भी ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ml t की पावर -3 a की पावर -1। प्लीज पुट दिस वैल्यू, ml t की पावर -3 a की पावर -1। हियर a क्या है? एरिया है, और a की डायमेंशन क्या होती है? l²। क्या? l²। ये देख लीजिए। अब आप थोड़ा सा इसको
सॉल्व कर लीजिए। m l की पावर 2 एंड l की पावर 1 मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 इट मीन्स l की पावर 3 t की पावर -3 एंड a की पावर -1। तो प्लीज आप ऑप्शन जरा मैच करके देख लीजिए। यहां पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ए लिख सकते हो, है ना, हर ऑप्शन में ए कर दीजिए ऐसे करके। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, प्लीज देखें आप लोग। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन देखें आप लोग। तो आप ऑप्शन देखें ml³ t⁻³ 1/-1। तो शायद लग रहा है यहां पे दो ऑप्शन जो है इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो आप ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज falls off with the distance from the point charge as। आपने क्लास 12th में देखा होगा कि जब हम किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो प्लीज इसका एक्सप्लेन देखें। वी कंसीडर अ पॉइंट O and so we consider a point and this point is point charge Q. The distance R from P we consider a point P। हमने क्या क्या, एक पॉइंट लिया जैसे +Q चार्ज लिया और इससे r दूरी पर क्या किया, एक दूसरा पॉइंट P कंसीडर किया, जहां पर हम क्या करेंगे, एक +Q चार्ज या Q0 चार्ज ले लेंगे। अब आप देखेंगे हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट P, इसका फॉर्मूला निकालना है इन ऑप्शन को मैच करने के लिए। तो देखें ये +Q चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। कितना फोर्स लगाएगा, F = Q × Q0 अपॉन R², है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड +Q चार्ज कर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = F अपॉन Q0। अब आप फोर्स की वैल्यू यहां रख दीजिए। फोर्स की वैल्यू अगर आप यहां पे रख पाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स की वैल्यू रखोगे Q0 अपॉन R², क्या रखोगे, Q × Q0 अपॉन R², और उसके अपॉन में क्या हो गया, Q0। तो देख लीजिए Q0 से Q0 कट जाएगा, यहां पे बच गया क्या, KQ अपॉन R²। तो सीधे सीधे डायरेक्टली हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या है, इनवर्स है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। एट electrical neutral point the lines of force, at electrical neutral point the lines of force ... option A are absent, coincide with each other, always converge, always diverge। ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पॉइंट जो है
क्या उससे कोई इलेक्ट्रिकल लाइन फोर्स पास होती है? तो कैसे आप इसको दिखाओगे, सॉल्व करोगे? आपने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज लिया है ना, और यहां पर भी जो है एक प्लस क्यू चार्ज लिया। तो जब दोनों प्लस क्यू चार्ज हैं या दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनसे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, है ना। ऐसे करके आप ऐसे दिखाओगे, यूं करके। वैसे यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जाएंगी इस प्रकार से, ये देख लीजिए। तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा, ऐसे करके आप वो कंसीडर कर सकते हो, जो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इट मीन्स, क्योंकि देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के, ये प्लस क्यू चार्ज दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के, तो पॉइंट ओ पर क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस, ये पॉइंट ओ न्यूट्रल पॉइंट जो वहां पे आपको मिलेगा, जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस इस वाले पॉजिटिव चार्ज की लाइन को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो वहां पे क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो इट मीन्स उस न्यूट्रल पॉइंट से क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आर एब्सेंट, वहां पर कोई भी जो है इलेक्ट्रिक लाइन जो है पास नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कह रहा है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑप्शन ए ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। नेवर इंटरसेक्ट, कभी नहीं काटती हैं। मे इंटरसेक्ट समटाइम, कुछ समय काटती हैं। ऑप्शन डी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के अविलंबित होती हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, तो आप प्लीज ऑप्शन जो सही ऑप्शन है उसका आंसर चूज करिए। तो ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, जिसमें मैंने कहा इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज ओपन कर्व। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि एनी टू इलेक्ट्रिक लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट, नेवर, दो इलेक्ट्रिक लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। माना एक इलेक्ट्रिक लाइन ये है, नाम आप रख सकते हो ए एंड बी, और एक इलेक्ट्रिक लाइन ये है, नाम रख सकते हो सी एंड डी। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कट आउट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है। तो यदि काट भी लेती हैं, सपोज है काट भी लिया, तो जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, माना वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक लाइन आपको टेंजेंट दिख जाएगा, जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो किसी भी एक पॉइंट से जो है दो इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी पास थ्रू नहीं होती हैं। तो ध्यान रखें हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आप सभी दोस्तों को उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। नेक्स्ट डे को उस क्वेश्चन को जो है फुल सॉल्यूशन आपको फिर से समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इजी क्वेश्चन। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी। आपने चूज करना है किसमें से कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला जो है सही है। तो प्लीज आंसर देने का प्रयास करें। तो आप लोग यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंसर मुझे बताएं। तो ज्यादा लेट न करते हुए डायरेक्ट हम कूलॉम्स लॉ पे जाएंगे। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपने लैब असिस्टेंट का पेपर दिया होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था, वहां एक क्वेश्चन आ रखा था कि आप इसकी डायमेंशन बताएं। तो देखें प्लीज यहां से
आर स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए और राइट हैंड साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये कह रहा है कि भैया आप इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एफ फोर्स की डायमेंशन mlt की पावर -2, आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल स्क्वायर, और नीचे चार्ज है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज 80। सेकेंड चार्ज Q2 है, Q2 की डायमेंशन भी 80 है ना। इनके पावर मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो आप डिनोमिनेटर में देखोगे ml t की पावर -2, यहां देखिए l की पावर 1 l की पावर 2, तो यहां पे l की पावर 2 + 1 3। तो डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स की डायमेंशन ml t की पावर -2, डिस्टेंस की डायमेंशन l स्क्वायर 80 इंटू 80। ओके, डिनोमिनेटर में देख लीजिए मैंने कहा पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर, तो ml3 t की पावर -2 नीचे a इंटू a का स्क्वायर a इंटू t, मतलब यहां पे a की पावर 1 t की पावर 1 a की पावर 1 t की पावर 1, तो यहां पे a की पावर 1 + 1 2। अब इसको ऊपर ले जा लीजिए नोमिनेटर में, तो आपको आंसर मिल जाएगा ml3 t की पावर, देखो यहां पे 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, 2 की पावर -4 a स्क्वायर, नोमिनेटर में जाएगा तो -2। तो डियर स्टूडेंट आप अपना ऑप्शन मैच कर सकते हो, ml3 t की पावर -4 a की पावर -2। तो आप ऑप्शन चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ml3 t की पावर -4 a की पावर -2। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्जेस इज डिक्रीज टू हाफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इज ऑल्सो डिक्रीजेड टू हाफ, द फोर्स बिटवीन देम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जैसे मैंने अभी कहा कि अभी लैब असिस्टेंट का रिसेंटली पेपर हुआ था, तो इसमें क्वेश्चन आ रहा था। आप लोग प्लीज ऑप्शन को देख करके इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि इसका आंसर है क्या। ऑप्शन ए रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन बी रिड्यूस टू हाफ, ऑप्शन सी बिकम्स डबल, ऑप्शन डी बिकम्स 4 टाइम्स। तो प्लीज आंसर देने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बोर्ड में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस साल मैंने कहा अभी जो 2018 का लेक्चर का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा था, तो प्लीज आंसर देने का प्रयास करें। तो देखें जरा, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, यहां देखें यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? आर है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो इस पे कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना फोर्स लगेगा? तो आप पढ़ चुके हो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्जेस इज डिक्रीज टू हाफ, यदि इनके बीच की दूरी को क्या कर जाए? आधा कर दी जाए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑल्सो डिक्रीज टू हाफ, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है इसको भी हाफ कर दिया जाए, तो देखते हैं
न्यू फोर्स कितना होगा? तो सपोज न्यू फोर्स इज एफ डैश के चार्ज की बात करें कि हाफ कर दीजिए, मतलब Q/2 इंटू Q/2, और डिस्टेंस की बात भी कर रहा है कि हाफ कर दीजिए, तो डिस्टेंस हो जाएगा R/2। ओके, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था। इस इक्वेशन को चाहो तो आप थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो Q इंटू Q क्या बन गया? Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। और इस इक्वेशन को थोड़ी सॉल्व करोगे तो देख लीजिए कि Q इंटू Q का स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 4 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और R/2 का स्क्वायर ओपन करिए इंटू R अपॉन 2 का स्क्वायर 4। कई लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में 4 को यहां से 4 से काट देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, इसको ऊपर ले जा लीजिए जो सही मेथड सॉल्व करने का है। तो F इक्वल टू के Q का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 4 R स्क्वायर। अब आप काट लीजिए, 4 से 4 कैंसिल, तो आप देख पा रहे होंगे कि F डैश इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और के Q स्क्वायर अपॉन R किसकी वैल्यू है? F के इक्वल है, तो आप यहां पे F लिख सकते हो। मतलब क्या समझ में बात आ रही है कि जो न्यू फोर्स है वो इनिशियल फोर्स के इक्वल है, इट मींस फोर्स इज अनचेंज। तो आप लिख सकते हो, आप ऑप्शन देख सकते हैं, रिमेन्स अनचेंज, रिड्यूस टू हाफ, बिकम्स डबल, बिकम्स 4 टाइम। वो कह रहा है कि क्या फोर्स आधा हो गया, क्या फोर्स इनका डबल हो गया, या इनके भी लगने वाला फोर्स 4 टाइम हो गया, या अनचेंज हुआ। तो इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, रिमेन्स अनचेंज, है ना। आप चार्ज को हाफ कर दीजिए, डिस्टेंस को डबल कर दो, तो ध्यान रहे इनके बीच में जो फोर्स है वो अनचेंज होगा। तो प्लीज उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर। अब जो फील्ड लाइन यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे, प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे होंगे यहां पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, उनके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, और डिफरेंट इलेक्ट्रिक लाइंस है। तो प्लीज राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों में सिमिलरिटी है, बट डायरेक्शन का थोड़ा सा चेंजेज है। लेकिन क्या हो रहा है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो क्लोज लाइन बना रही है, और जैसे मैंने आपको कहा था फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक लाइन आर ओपन कर्व, कि जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है वो हमेशा जो है क्या होती है, खुली वक्र रेखाएं होती हैं। माने यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइन जो है जब नेगेटिव चार्ज के पास चलेंगे तो ये ओपन कर्व बनाएंगे। इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी क्लोज लाइन नहीं बनाती हैं, तो ध्यान रखें आप चीज का। तो आप सोच सकते हो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी में आप देख सकते हो वो इलेक्ट्रिक लाइन की बात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज वहां सेंटर में है। यदि फोर्स की बात करता तो शायद हम कहीं तक आंसर समझ सकते थे, लेकिन वो बोल रहा है फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं, और उसके ऑरिजिन पॉइंट से हमेशा उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपने देखा होगा कि हमने 18 क्वेश्चन आज फिजिक्स के लेकर के आए। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में क्वेश्चन आए होंगे, और जो भी आपकी कोई क्वेरी अगर होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब बताएं, और फिर आपको फुल सॉल्यूशन उस चीज का बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।